कौन लोग थे जो इस तरह कहते थे कि एमए बीए पास करेंगे कर्पूरी को पास करेंगे। और दिल्ली से भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश। ये बात बोली गई कि आरक्षण कहां से आई? कर्पूरी की माँ ने जन्म दिया है। अगर मैं उसको थोड़ा भद्र भाषा में कह दूं उस गाली जी। को, माँ ने पैदा किया है आरक्षण। और कर्पूरी की माँ को गाली, कर्पूरी की बहन को गाली, पूरे परिवार को गाली, उनके पेशे को गाली, उनके जाति को गाली। निश्चित रूप से ये गाली वहीं से आ रही थी जो इन सारी चीजों को इंसान ही नहीं समझते थे। आज वही लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए, और वो भी तब जब जाति जनगणना का सवाल मजबूत हो गया है, उसी मानसिकता से कहा गया कि कर कर्पूरी कर पूरा, गद्दी छोड़ धर उस तरह। लोकतंत्र की ऐसी तैसी, चुना हुआ प्रतिनिधि मुख्यमंत्री बना था ना, आज तक किसी ने उन गालियों पर माफी मांगी क्या? और पेड़ खजूर का। लक्ष्मण जी। जी, लक्ष्मण जी, जी। ये बताइए कि ये आरक्षण कहां से आई, कर्पूरी की मां डैश डैश करेंगे, ये क्या था? तो गाली देने वाले आज सम्मान कर रहे हैं। ठीक है, आप लक्ष्मण जी, कर्पूरी और को, कौन कौन सी गालियां दी एक जाती बहुत थी खराब गाली है वो, जननायक को? खजूर, खजूर के पेड़ से जुड़ी हुई गाली है। जिस तरीके से हम बिहार में देख रहे हैं जातिगत जनगणना हुई, क्या उसका ये असर है, क्या ये उसका दबाव है? जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार पिछड़ों की, दलितों के हक अधिकार की बात कर रहे हैं, वो भी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, क्या ये वो दबाव है जो पड़ रहा है जिसकी वजह से इस तरह के जननायकों को, जिन्होंने क्रांति की, उनको भारत रत्न देना पड़ रहा है? आज हम कर्पूरी ठाकुर जी को दी गई गालियों के बारे में बात करेंगे। जिनको गालियां बकी जाती थी उनको भारत रत्न देने को सरकार कैसे मजबूर हो गई, आज उस पर बात करेंगे। कर्पूरी ठाकुर पिछड़ों के ऐसे जननायक थे जो नाई जाति से थे, जो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे और 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे। ऐसे जननायक जिनको असंख्य गालियां दी गई, गाली खाकर भी कभी इस बात पर रोना नहीं रोया कि मैं 10-20 किलो गालियां तो रोज खाता हूं। कभी मंच पर खड़े होकर के घड़ियाली आंसू नहीं बहाए। मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं। नरेंद्र मोदी की गलत कामों की वजह से आलोचना होती है, लेकिन भारत की महान शख्सियत कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी जाति की वजह से गालियां मिलती थी। कर्पूरी ठाकुर जी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी हैं। लक्ष्मण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उनको भारत रत्न देने वाले भी उनके विचार पर नहीं चल रहे या चलना भी नहीं चाह रहे। अब एक बहुत छोटा सा इतिहास एक किस्से से जोड़ लूं। बचपन कैसा बीता, यहीं से शुरू करते हैं। अपने पूरे इलाके में पहला व्यक्ति, जो किसान कमेरा व्यक्ति, जो मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं, उनके पिता गोकुल नाई अपने बच्चे को, जो कि अपना पेट काट करके उन्होंने पढ़ाया था, बड़ी मुश्किल से पढ़ाया था। बच्चा जब मैट्रिक पास कर गया तो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। वो अपने गांव के एक जमींदार के पास ले गए, इस उम्मीद में ले गए कि वो बहुत खुश होंगे और बच्चे की आगे की पढ़ाई लिखाई के खर्चे में कुछ मदद मिल जाएगी। बेटे को लेकर पहुंचते हैं, बेटे से कहते हैं कि बेटा बताओ, और वो चारपाई पर लेटे हुए हैं, एक शख्स लेटे हुए हैं। जैसे ही वो बच्चा बोलता है कि मैंने मैट्रिक पास कर ली, उसके लिहाज से ये इतिहास रचना था, और सामने से आवाज आती है, अच्छा मैट्रिक पास कर ली तो आओ गोड़ दबाओ, यानी पैर दबाओ मेरा। तो यही एक सामाजिक ढांचा था जिसमें कोई किसान कमेरा, अति पिछड़ी और वंचित शोषित परिवार का बच्चा जब कलम पकड़ ले तो कितना कष्ट होता है। उसको मैट्रिक पास को कहा कि पैर दबाओ। इतिहास करवट लेता है, और वही बच्चा जब बिहार का मुख्यमंत्री बनता है तो वो मैट्रिक तक की पढ़ाई निःशुल्क कर देता है, मुफ्त कर देता है। तो ये सीख लेनी चाहिए। बहुत गालियां देने की 2-3 केवल छोटी छोटी वजहें थी। तो कौन लोग थे जो इस तरह कहते थे कि एमए बीए पास करेंगे कर्पूरी को पास करेंगे? मैंने आपके कई ट्वीट्स भी पढ़े हैं। जी, बिल्कुल वही वही मैंने पहले ही कहा ना, एक मानसिकता है जिसको अपने हाथ से ताकत जब छिनती हुई दिखती है तो वो इतनी बौखला जाती है कि किस बात का लोकतंत्र, किस बात का कोई चुना हुआ मुख्यमंत्री, उसके फैसले इतने भारी पड़ते हैं कि ताकत कुछ मुट्ठियों में न रहे, वो थोड़ी बंट जाए। जो लोग कल तक पशुवत जीवन जीने को मजबूर हैं, जब उस तबके से कोई नेता बनता है, वो सोशलिस्ट नेता थे,
इवन शुरुआती दौर में तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से भी मेल नहीं खाते थे, वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के थे और डॉक्टर लोहिया संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के थे। बाद में दोनों एक हो गए। एक बार डॉक्टर लोहिया के पास गए और वो बोले कि भाई कुछ आगे बढ़े मामला, तो डॉक्टर लोहिया ने कहा कि कुछ काम करके दिखाइए तो बात आगे बढ़े। वो गए बिहार और उन्होंने 3 फैसले तो बहुत लिए, मैं 3 गिना रहा हूं जिसकी वजह से उनको गालियां पड़ी। पहला फैसला यही निःशुल्क शिक्षा देने का, और उसके साथ 10वीं तक 12वीं तक अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी हुआ करता था। उन्होंने कहा इस एक विषय में कोई फेल हो जाए तो वो आगे ही नहीं पढ़ पाता था, और गरीब कमजोर मजलूम के बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने वो फैसला लिया कि अंग्रेजी वैकल्पिक रहेगी। दूसरा फैसला, मुंगेरी लाल कमीशन बनाया, और मुंगेरी लाल कमीशन बनाने के बाद उन्होंने ये घोषणा कर दी, मंडल कमीशन अभी बना नहीं है, उसके पहले बिहार में 26% ओबीसी को रिजर्वेशन मिलेगा। उसमें भी डिवीजन था, अति पिछड़े को अलग मिलेगा, पिछड़े को अलग मिलेगा, इवन महिलाओं को आरक्षण था, और 3% गरीब सवर्णों को भी, जिसे कर्पूरी फार्मूला कहते हैं जी। जैसे ही आरक्षण लागू हुआ, जैसे ही ये फैसला उन्होंने लागू किया, उसके बाद गालियों की बौछार शुरू हो गई। एमए बीए पास करेंगे। अब ये क्या तंज था? तो मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक की बात करते हो, हम एमए बीए पास करेंगे, हम अपने दम पर पढ़ेंगे, क्योंकि उनके पास तो कल्चरल कैपिटल थी। लेकिन ये जो गरीब कमजोर लोगों को भी तुमने पढ़ने का मौका दे दिया, मुफ्त में शिक्षा दे दी, इसके लिए हम तुम्हें बांस करेंगे। और मैं बताना चाहता हूं कि पूर्वांचल यूपी बिहार के इलाके में बांस करना एक बेहद अभद्र गाली है, जिसको हम व्याख्यायित नहीं कर सकते। यह गाली केवल इसलिए दी कि ये नाई का बेटा सबको पढ़ने का मौका दे रहा है। ये वो मानसिकता थी जिन्होंने गाली दी। क्यों? क्योंकि पढ़ने का अधिकार थोड़े से लोगों के पास है, जो अपर कास्ट, अपर क्लास, मेल हैं, महिलाएं भी नहीं पढ़ पाती थी उसमें। वहां से गालियां निकली। उन्होंने लगान माफ कर दिया कि जिन खेतों में 12 महीना सिंचाई की सुविधा नहीं है उसको हम माफ करते हैं। आरक्षण दे दिया वंचितों शोषितों को। नारा क्या निकला कि कर कर्पूरी कर पूरा, गद्दी छोड़ धर उस्तरा। उस्तरा यानी शेविंग करने वाली किट। इसका मतलब ये कौन लोग हैं? कर्पूरी ठाकुर कौन थे? नाई थे। अब देखिए जाति क्या होती है, इस देश के लोगों को समझना चाहिए। जब कर्पूरी ठाकुर को गाली देनी हुई तो वो गाली उनकी जाति के नाम पर दी गई है। जाति ये चीज होती है। तो वो गाली देने वाले वही लोग थे जो आरक्षण विरोधी थे। आरएसएस आज भी आरक्षण को विरोध करता है, भले ही वो सामाजिक न्याय का आंदोलन मजबूत हो गया, जाति जनगणना का सवाल मजबूत हो गया, पूरे देश में अंबेडकर, फूले, पेरियार का विचार मजबूत हुआ, लड़ाई लड़के, संघर्ष करके, तो वो बोल नहीं पाते आरक्षण के विरोध में। क्योंकि उसी बिहार में एक बार मूल्यांकन करने की बात कहे थे आरएसएस प्रमुख, चुनाव हार गए थे। ये गालियां उस मानसिकता से निकली थी। उसी मानसिकता से कहा गया कि कर कर्पूरी कर पूरा, गद्दी छोड़ धर उस तरह। लोकतंत्र की ऐसी तैसी। चुना हुआ प्रतिनिधि मुख्यमंत्री बना था ना, आज तक किसी ने उन गालियों पर माफी मांगी क्या? और पेड़ खजूर का। लक्ष्मण जी, जी, लक्ष्मण जी, जी। ये बताइए कि ये आरक्षण कहाँ से आई? कर्पूरी की माँ डैश डैश करेंगे, ये क्या था? बिल्कुल, मैं उसी गाली पर आ रहा था कि आरक्षण, जो कि सोचिए ना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4) और जिस पर यह ओबीसी रिजर्वेशन लागू हुआ अनुच्छेद 340, इनमें दर्ज है। यानी संविधान कहता है कि अगर आपके समाज का एक तबका सदियों से पीछे ढकेला गया है तो उसके बिना आपका आइडिया ऑफ इंडिया पूरा नहीं होगा। सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए, उन्हें अतिरिक्त मौका नहीं मिलेगा। जैसे आज महिलाओं की स्थिति, उसको कह रहे हैं कि रिजर्वेशन नहीं देंगी तो पूरा नहीं होगा। तो संवैधानिक फैसला लिया था। और एक और इतिहास जोड़ दूं, उसी समय 1977 के आसपास का, आज से 60 साल पहले, जब 77 के आसपास कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने थे, उसी समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव, और दिल्ली से भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश। ये बात बोली गई कि आरक्षण कहां से आई? कर्पूरी की मां ने जन्म दिया है। अगर मैं उसको थोड़ा भद्र भाषा में कह दूं उस गाली को, मां ने पैदा किया है आरक्षण, और कर्पूरी की मां को गाली,
कर्पूरी की बहन को गाली, पूरे परिवार को गाली, उनके पेशे को गाली, उनके जाति को गाली। निश्चित रूप से ये गाली वहीं से आ रही थी जो इन सारी चीजों को इंसान ही नहीं समझते थे। आज वही लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए, और वो भी तब जब जाति जनगणना का सवाल मजबूत हो गया है। कर्पूरी ठाकुर को केवल भारत रत्न दे देने से कर्पूरी ठाकुर का मान नहीं बढ़ेगा। कर्पूरी बिल्कुल। ठाकुर का असली मान तब बढ़ेगा जब कर्पूरी ठाकुर के विचारों वाला समाज बनेगा। एक छोटा सा किस्सा सुना दूं। जी। वोट नहीं थी, 1952 में पहली बार विधायक चुन लिए गए थे, उम्र थी 31 साल। एक बच्चा जो अपने घर से 6 किलोमीटर दूर पैदल जाया करता था स्कूल पढ़ने, पांव में चप्पल जूते नहीं थे, और 6 किलोमीटर वापस लौट के आता था। तब उस बच्चे ने किताब और कलम की, स्कूल की अहमियत समझी थी। घर नहीं था। कर्पूरी ठाकुर जब गुजरे तो हेमवंती नंदन बहुगुणा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, वो जब गए उनके घर तो देखकर वो कच्चा टूटा फूटा मकान फूट फूट कर रोने लगे कि 2 बार के मुख्यमंत्री का घर भी नहीं है। जब चौधरी चरण सिंह 1977 में गए थे, जब प्रधानमंत्री के बनने के बाद कर्पूरी ठाकुर के घर, तो घर इतना छोटा था, दरवाजे से माथा लड़ गया। और पश्चिमी यूपी की शैली में चौधरी चरण सिंह ने कहा कि अरे कर्पूरी, घर तो बनवा ले, दरवाजा तो ऊंचा कर ले। कर्पूरी ठाकुर ने पलट के कहा, मेरे बिहार के लोगों को घर जब मिल जाएगा तो मुझे भी घर मिल जाएगा। 50,000 रुपया कर्पूरी ठाकुर को लोगों ने जुटा कर दिया जब ये चौधरी चरण सिंह वाला किस्सा मिला तो, कि 50,000 रुपया जनता दे रही है कि आप अपना घर बनवा लीजिए। कर्पूरी ठाकुर उस पैसे को लेकर अपने गांव लौटते हैं और उस पैसे से स्कूल बनवा देते हैं, अपना घर नहीं बनवाते। आज पैसा जुटाकर 700-800 जिले हैं पूरे भारत में, और 900 पार्टी कार्यालय बन गए हैं, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल की तरह। जो पैसा मिला कर्पूरी को, उन्होंने अपने ऊपर नहीं खर्च किया। 52 में जब विदेश जाना हुआ, पहली बार विधायक बने थे, प्रतिनिधिमंडल के साथ जाना था, यूगोस्लोवाकिया के मार्शल टीटो देखते हैं और कहते हैं कि फटा हुआ कुर्ता। कर्पूरी कहते हैं कि यह भी मेरे पास नहीं था, ये तो मैं अपने दोस्त से मांग कर लाया। वो कर्पूरी ठाकुर जेब नहीं भरे, वो फकीर भी नहीं थे, उनके पास कोई झोला नहीं था। लेकिन जब चंद्रशेखर, जो बाद में प्रधानमंत्री बनते हैं, जयप्रकाश नारायण की जयंती बनाई जानी थी और उस कार्यक्रम में आते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हैं कर्पूरी ठाकुर, और फटा कुर्ता पहन के आए। वहां एक नेता व्यंग करता है कि अच्छा भाई, मुख्यमंत्री को कितना वेतन भत्ता दिया जाए कि कम से कम वो लिबास ठीक से पहने। हंसी में उड़ रही थी बात। चंद्रशेखर अपना कुर्ता फैलाए खड़े होते हैं उस मीटिंग में और कहते हैं कि भाई, ये कर्पूरी को कुर्ता फंड में पैसा आप दीजिए, हम इनको धोती कुर्ता बनवाएंगे। जो पैसा इकट्ठा हुआ वो कर्पूरी को देते हुए चंद्रशेखर बोले कि कर्पूरी, इससे अच्छा धोती कुर्ता ले लेना। कर्पूरी खड़े होकर पैसा लेकर बोले, ये पैसा मुख्यमंत्री राहत कोष में जाएगा, मेरे बिहार के उन लोगों के लिए कपड़ा बनेगा जिनके बदन पर अभी भी फटा कुर्ता भी नहीं पहुंचा है। ये है कर्पूरी ठाकुर। तो गाली देने वाले आज सम्मान कर रहे हैं। ठीक है, लक्ष्मण जी, और कौन कौन सी गालियां दी जाती थी? एक बहुत खराब गाली है, जननायक। खजूर के पेड़ से जुड़ी हुई गाली है, जिसको तो मैं कतई बोल नहीं सकता। वो कर्पूरी की माँ और बहन को लेकर के दी गई थी कि खजूर के पेड़ से जोड़ करके, समझने वाले समझ जाएंगे, 2 बार का जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो, चुन करके सरकार में गया हो, उसने शिक्षा मुफ्त कर दी, उसने रिजर्वेशन दे दिया, उसने लोगों को बोलने का हक दे दिया। डकैत डोम का एक किस्सा है प्रज्ञा जी, इस बात को लोगों को समझाना चाहिए। लोकतंत्र में नेता का मतलब क्या होता है, ये कर्पूरी ठाकुर ने समझाया है। पुलिस ने पटना में प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज कर दिया और डकैत डोम, उनका शरीर छूट गया। कोई भी अपने पुलिस का मनोबल तोड़ता नहीं है। वो कोई ना कोई बात घुमाकर ये कह देता है कि भाई, हमारे गाड़ी के नीचे तो कुत्ते का बच्चा भी आ जाए तो हमें दर्द होता है। ऐसे कोई मजाक वाला बयान भी नहीं देता। कर्पूरी ठाकुर उनके पास चले गए और जहां अंतिम संस्कार हो रहा है वहां मुख्यमंत्री जाके अंतिम संस्कार कर रहा है। और उनके पिता को एक बार किसी ने लाठी मार दी। ये बात जब कर्पूरी जी तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि अरे भाई, आप मुख्यमंत्री हो, आपके पिता को कोई ऐसे मार रहा है। अब आप एक फोन कर दीजिए। डीएम ने कुछ कार्रवाई कर दी, उन्होंने डीएम को फोन किया। जितना न्याय प्रिय हो उतना ही कार्रवाई करना, ये भूल जाना कि वो कर्पूरी के पिता हैं। तो गाली देने वाले लोग कभी समझ ही नहीं पाए कि कर्पूरी ठाकुर होने का मतलब क्या था।
मां को गाली, आरक्षण कहां से आई, कर्पूरी की मां ने पैदा किया आरक्षण। एमए जी, बीए पास करेंगे, कर्पूरिया को बांस करेंगे। एक बार इस देश के और आज भी हैं वो लोग, मैं इशारे में बिल्कुल, कह रहा हूं, बिल्कुल है। आज भी जो लोग आरक्षण को बैसाखी कहते रहे। मैं अपना किस्सा जोड़ दूं, बहुत बड़ी चीज है कर्पूरी जी, हम लोग उनसे सीखते हैं, हम लोग कुछ भी नहीं है उनके आगे। वो लोग महान लोग हैं। सदियों में जब कोई तप कर निकलता है तब एकाध कोई कर्पूरी ठाकुर बनता है, वो विचार सही बात बन है। जाते हैं। बिल्कुल। हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हमारे प्रोफेसर जो पढ़ाया करते थे, जब मैंने यूनिवर्सिटी टॉप की तो उन्होंने कहा कि अहीरों के बच्चे गाय भैंस चराना छोड़ करके यूनिवर्सिटी टॉप करेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। ये वो मानसिकता है जो कर्पूरी ठाकुर को गाली दे रही थी, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बन के बैठी थी, जो डीयू का प्रोफेसर बन के बैठी है और एक डॉक्टर रितु लड़ रही है, उसके ऊपर जातिगत अपमान किया। जेएनयू में वो प्रोफेसर बन के बैठे हैं जो एससी एसटी ओबीसी को इंटरव्यू में नंबर कम देते हैं। ये वही जी, मानसिकता है जो 340 लोगों को पिछले 3-4 साल में लेटरल एंट्री से ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाने की पॉलिसी बनाते हैं और उसमें एक भी एससी एसटी ओबीसी नहीं है। वो नहीं चाहते कि इस देश के नाई, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, मोची, निषाद, मल्लाह, इन जातियों के लोग ज्वाइंट सेक्रेटरी बने, प्रोफेसर बने। इसलिए उन लोगों ने कर्पूरी ठाकुर को ये गालियां दी। भारत रत्न देने से इन गालियों का हिसाब चुकता नहीं होगा। ये लक्ष्मण गालियां जी, मैंने आज उन गालियों के बारे में विस्तार से बताने के लिए सिर्फ इसीलिए कहा ताकि आज देश के युवाओं को पता चल सके कि जिन जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया जा रहा है, जिन्हें भारत रत्न देना पड़ रहा है, आखिर उन्होंने क्या कुछ झेला है, वो किस तरीके से जननायक बने हैं। लक्ष्मण यादव जी, एक बात और जानना चाहती हूं कि जो लोग कल तक कर्पूरी ठाकुर जी को गालियां देते थे, आज उनको भारत रत्न देना पड़ रहा है, इसे कैसे देख रहे हैं आप? ये विचार की जीत होती है। आप अगर अपने विचार में इंसाफ और इंसानियत की पैरोकारी नहीं करते तो अपनी कोट पर अपना नाम गुदवा कर 10 लाख का कपड़ा पहन लें, 8,000 करोड़ के जहाज से घूम लें, दिन में 3 बार कपड़े बदल लें, अपनी आलोचना को गाली समझकर उसकी काउंटिंग करवाएं कि 90-92 बार, इससे आप अमर नहीं होते। जननायक इंसान तब बनता है जब वो लोगों के दुख दर्द को दूर करता है। हम्म। उन्होंने कभी मंदिर मस्जिद की लड़ाई में इस देश को नहीं झोंका। वो जब नेता प्रतिपक्ष बनकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के खड़े होते थे तो सबसे ज्यादा भाषण 90% उनके किसान, सिंचाई, कमाई और पढ़ाई के ऊपर दिया। सबसे ज्यादा चिंता उनको पढ़ाई, कलम, किताब की थी। मुफ्त में शिक्षा दी गई और आज शिक्षा बेच दी गई। हम तो बार बार इसको कहते हैं कि विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति में पूरी शिक्षा बेच दी गई। ये सम्मान उस संघर्ष का है। ये सम्मान 6 किलोमीटर दूर नंगे पैर जाते हुए इस बच्चे का है। ये सम्मान हजारों साल से पीढ़ियों ने जिनके हाथ में कैंची और उस्तरा पकड़ाया था, जब उनके पिता ने कलम पकड़ाई तो उस बच्चे ने जाने कितने लोगों के पहली बार हाथ में कलम पकड़ा दी। ये उसकी वजह से भारत रत्न मिला है। उसकी वजह से भारत रत्न मिला है जिसने समाजवाद का स्वप्न देखा था। उसकी वजह से भारत रत्न मिला है जब वो दुनिया को छोड़कर गए तो बैंक अकाउंट में पैसे नहीं थे उनके, और उन्होंने किसी कारपोरेट के हाथों पूरे भारत को बेचा भी नहीं। लेकिन आखिरी वाक्य में केवल ये दोहराना चाहता हूं, लोकतंत्र उन जगहों तक पहुंचा ही नहीं था जिन्हें कर्पूरी ठाकुर ने आवाज दे दी। वोट तक नहीं डाल पाते थे, पढ़ाई करने नहीं जा पाते थे, महिलाएं नहीं पढ़ पाती थी, महिलाओं के लिए मुफ्त में सब कुछ दे दिया। इसलिए कर्पूरी ठाकुर को अब भारत रत्न मिला है। आपने भारत रत्न दिया, इसके लिए बधाई, लेकिन उन गालियों का हिसाब क्या होगा। मैं एक बात कह रहा हूं, जाति जनगणना चाहते थे कर्पूरी ठाकुर, जी, समाजवादी नेता थे। वो चाहते थे कि इस देश में, नारा क्या दिया था उन्होंने, कर्पूरी ठाकुर, जब जब कर्पूरी ठाकुर को गाली दी गई तो कर्पूरी ठाकुर ने जो नारा लगाया वो मैं बता रहा हूं, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया में नारे नहीं लगाए। जब कर्पूरी ठाकुर को गाली उन्होंने दी तो उन्होंने समाजवादी नारे लगाए, संसोपा ने बांधी गांठ, पढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा, अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, कदम कदम पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, पूरा राशन पूरा काम, नहीं तो होगा चक्का जाम।
कर्पूरी ठाकुर यहाँ से देखने चाहिए। जी। और आप केवल वोट के लिए, आप ठीक है, आपको लगता है कल को आपने हिंदू बना के वोट लिया, अब आपको समझ में आ रहा है कि वही हिंदुओं ने गालियां दी। प्रज्ञा जी, ये बात भी समझनी है। बिल्कुल। किसी मुसलमान ने, किसी दूसरे धर्म के लोगों ने कर्पूरी आरक्षण कहां से आई, कर्पूरी की मां, ये किसी और ने नहीं कही, ये हिंदुओं ने कहा था। राम नरेश वापस जाओ, भैंस चराओ, ये हिंदुओं ने कहा था। वही हिंदू जो सामाजिक न्याय को नहीं मानते। इसलिए भारत रत्न देना उस संघर्ष की जीत है जो कर्पूरी ठाकुर के सपनों को पूरा करने के लिए आज जो लोग खड़े हैं ना, उनका दबाव है जिल्ले इलाही के ऊपर। जो अब पहले कहते थे कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं, लक्ष्मण जब जी, जी लक्ष्मण जी, जिस तरीके से हम बिहार में देख रहे हैं जातिगत जनगणना हुई, क्या उसका ये असर है, क्या ये उसका दबाव है? जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार पिछड़ों की, दलितों के हक अधिकार की बात कर रहे हैं, वो भी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, क्या ये वो दबाव है जो पड़ रहा है जिसकी वजह से इस तरह के जननायकों को, जिन्होंने क्रांति की, उनको भारत रत्न देना पड़ रहा है? अब मैं सीधे ये कह रहा हूं कि दबाव न होता तो गुजरात से जब चलकर एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने आए तो जाति बताई थी ना, किसी ने पूछा था? 19 में कहे ना कि अति पिछड़ा मार्ग में, तो जैसे ही जाति जनगणना की मांग आई, उन्होंने कहा जातियां होती ही नहीं। ये कौन सा दबाव है? क्योंकि आपको आरएसएस की विचारधारा रोकती है, जो कहती है कि सब कुछ आर्थिक आधार पे हो, थोड़े से लोगों का राम राज आएगा, झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। और ये झोपड़ी, उस झोपड़ी से निकला हुआ जब एक जननायक निकला तो उसे गाली किसने दी? और ये बात समझनी होगी, असली राम राज्य अगर कोई लाने की कोशिश किया था तो वो कर्पूरी ठाकुर थे, और राम राज्य लाने वाले को गाली पड़ी तो तो निश्चित यानी कि रूप से दबाव काम आ रहा है। पूरी तरह से यह जो वो राजनीति है जो चाहती है कि धर्म पर सब कुछ हो, उसे पता है कि इस देश में जाति एक बड़ी सच्चाई है। और समाजवादी आंदोलन, सामाजिक न्याय का आंदोलन, अंबेडकरवादी संविधानवादी लोगों का आंदोलन पूरे देश में मजबूत हुआ, तो आज पॉलिटिकल पार्टियां उस मुद्दे को तेजी से उठा रही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस पार्टी। और खासकर मैं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को कहूंगा, जो कांग्रेस पार्टी एक जमाने में कई गलतियां कर चुकी थी, आज उन्हें समझ में आया कि नहीं, अब जाति जनगणना के बिना कुछ नहीं होगा। अगर ये दबाव न होता तो क्या जरूरत है उस कतार में जननायक को खड़ा करने की? जब आप विचार से जननायक के खिलाफ खड़े हैं तो आप केवल उनको भारत रत्न देकर चाहते हैं कि लोग भूल जाएंगे। नहीं साहब, अब देश के लोग कलम और किताब के दम पर इतना समझ गए हैं कि आपके धोखे से भूलेंगे नहीं, आपको थैंक यू बोलेंगे कि आपने भारत रत्न दिया। और आपने क्या दिया, मतलब सरकार का निर्णय है, सरकार को हम शुक्रिया कहेंगे, लेकिन उस न्याय की लड़ाई लड़ना चाहेंगे जिसके दबाव में आपको भारत रत्न देना पड़ा, ताकि और इन्हीं दबावों के कारण यादव मुख्यमंत्री भी देना पड़ा। हाँ इन्हीं दबावों के कारण आज कैबिनेट, वो संगठन से निकले हुआ राजनीतिक दल जो जाति को बात ही नहीं करता, वो कहता है सब हिंदू हैं, सबका डीएनए एक है, वो गिनवा रहा है कि सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री हमने दिए, हमने विधायक दिए, सांसद दिए, ओबीसी दिए, हमने दलित दिया। क्यों भाई, हिंदू क्यों नहीं दिया? इसका मतलब कि सामाजिक न्याय का आंदोलन बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार, लोहिया और उसके बाद जयप्रकाश नारायण का और जगदेव बाबू का आंदोलन है। आज मंडल की लड़ाई आगे खड़ी है। अगर इतना ही इनको न्याय करना है तो आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती के दिन घोषणा कर दें कि पूरे देश में जाति जनगणना होगी और जिसकी जितनी संख्या है उसको इतना हिस्सा मिल जाएगा, तब हम मानेंगे कि आप कर्पूरी ठाकुर को कबूल कर रहे हैं। वरना हम मानेंगे कि आपके मन में कुछ और है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के जीवन ने आपको मजबूर कर दिया कि आपको उन्हें भारत रत्न देना पड़ा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। आज मैं जानती हूँ आपने व्यस्ततम समय से हमें आज समय निकाल कर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज मुद्दा ही जननायक का था। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, धन्यवाद।